जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम अचीवर्स वेब के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर एक महीने के भांति आज भी हम लोग फरवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को बहुत ही छोटे समय में डिस्कस करेंगे। आपसे उम्मीद है कि आप जरूर पूरे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ महत्वपूर्ण प्रश्नों का ही संकलन होता है और बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं। इसलिए प्लीज़ आप लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। आप लोग देखा कीजिए मंथली करंट अफेयर्स के वीडियो को। ऐसे आप लोग डेली करंट अफेयर्स के वीडियो भी फॉलो कर सकते हैं, काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए होगा। लेकिन यदि डेली के साथ साथ आप लोग वीकली और मंथली को भी देखते चलते हैं तो पक्का यकीन मानिए आपका एक भी प्रश्न कभी नहीं छूटेगा। तो इसलिए आइए हम लोग फरवरी महीने के पूरे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, और प्रश्न बाइलिंगुअल रहेगा, इसलिए किन्हीं को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी से जल्दी बिना इधर-उधर की बातें किए हुए अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ओके, और जो लोग हमें रोज़ फॉलो कर रहे होंगे रोज़ करंट अफेयर्स को, तो वो लोग प्लीज़ आप लोग उत्तर भी दीजिएगा। ओके, मन में, ठीक है, तो उत्तर दीजिएगा तो आपका ही फ़ायदा होगा। आपको पता चलेगा कि आपको कितनी सारी बातें याद रहती है। ओके, और यदि आपको सब्सक्राइब करने का मन है तो कर सकते हैं, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, बस हो जाना चाहिए। हम पहले प्रश्न को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम कौन बनी है। रिसेंटली हु बिकेम द विनिंग टीम ऑफ सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो आपको पता होगा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी इस वर्ष खेला गया, कुछ समय पहले ही वो खत्म हुआ है, और उसमें विजेता टीम कौन बनी है? तमिलनाडु। इसके साथ साथ आपको रनर अप भी याद रखना है कि रनर अप मतलब उप विजेता टीम कौन बनी है। तो उप विजेता टीम बड़ौदा बनी है। ओके, तो तमिलनाडु इस वर्ष सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2021 की विजेता टीम बनी है। और ये तो आपको पता ही होगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस गेम से है? क्रिकेट से। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि भारत का केंद्रीय बजट 2021-22 पहली बार किस रूप में पेश किया गया। तो सॉफ्ट कॉपी के रूप में, डिजिटल रूप में पेश किया गया इस वर्ष का बजट। पिछले वर्ष का बजट बही खाता के रूप में पेश किया गया था। किनके द्वारा? निर्मला सीतारमण के द्वारा, क्योंकि वित्त मंत्री अभी वही हैं। ओके, और पहले बजट आपको पता होगा कि अप्रैल के महीने में आता था, लेकिन अब बजट फरवरी के महीने में भी आता है। तो ये सारी चेंजेज हुए हैं। ओके, देखिए कुछ और बातें किस लिए ये पेपरलेस हुई। तो पहला तो डिजिटल इंडिया है, वो है ही। उसके साथ साथ कोरोना के कारण भी कि इस बार केंद्रीय बजट के पेपर प्रिंट नहीं किए गए हैं। आज़ादी के बाद यह पहला मौका है जब आम बजट के पेपर प्रिंट नहीं किए गए हैं। और हाँ, बजट की बातें हो रही है तो मैं कई बार आप लोग को सीख कर बता चुका हूँ कि भाई आप लोग याद रखिए कि बजट शब्द का उल्लेख कहीं भी हमारे संविधान में नहीं है। यदि आपसे प्रश्न पूछ दिया गया कि बताओ बजट शब्द का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो आप लोग जो 112 के पास पहुँच जाते हो ना, ये नहीं करना है। बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। तो 112 में फिर क्या है? तो 112 में जो है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे बोलचाल की भाषा में बजट कहा जाता है, लेकिन बजट हमारे संविधान में नहीं है। ओके, तो आपको ध्यान रहेगा, याद रखिएगा। चूंकि बजट आया है तो बजट से संबंधित 2-3 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए होंगे। तो उसमें ही अगला प्रश्न आपके लिए है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 में भारत में कहाँ यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है वो लेह में बनना है। ओके, ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो लेह में बनाना जाना तय हुआ है, तो इसलिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग बस एक बार ध्यान रखोगे, एक बार ध्यान से सुन लोगे, आपको हल्का हल्का याद रहेगा। और यदि पेपर में ये प्रश्न आ गया तो आप पक्का टिक करके आओगे। ये आपको विश्वास रहे चाहे नहीं अपने आप पर, मुझे आप सब पर विश्वास है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। एक और बजट में ही ये बताया गया था कि एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। तो तमिलनाडु में एक बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क स्थापित किया जाएगा। देखिए, समुद्री शैवाल पार्क का जो होता है ना, बहुउद्देशीय है। इसकी स्थापना का बहुत सारे कारण होते हैं। क्योंकि बहुउद्देशीय है, इसका कारण क्या होता है? समुद्र की शैवाल खेती को बढ़ावा देना है। और शैवाल जो होता है बहुत ही यूजफुल भी है, बहुत ही यूजफुल है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि बहुउद्देशीय समुद्री शैवाल पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तमिलनाडु में। ओके, इस प्रश्न को देख लेते हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है कि किस शब्द को ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने वर्ष 2020 को अपने हिंदी शब्द के रूप में नामित किया है। तो आत्मनिर्भर को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी वाला ही ज़्यादा पूछता है कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने अपने हिंदी शब्द के रूप में किसे चुना है। तो आत्मनिर्भर को। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं। पहले वाला बाकी आपको पता ही होगा, उसके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अब वो पुराना हो चुका है। उसके पूछने के चांसेस न के बराबर है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। हाल ही में आई नई पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्पोरेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च की गई है।
तो दलाई लामा साहब द्वारा लॉन्च की गई है। पुस्तक का नाम है द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, ये दलाई लामा के लिए बुक है, मतलब सॉरी दलाई लामा साहब द्वारा लॉन्च की गई है। ओके, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये दलाई लामा साहब की बुक है और इन्होंने उस बुक में 130 उद्धरण शामिल किया है। ओके, पुस्तक का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्पोरेशन। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि इनमें से किस देश की सेना ने तख्ता पलट कर 1 साल के लिए देश में इमरजेंसी घोषित कर दी है? तो म्यांमार ने। और देखिए, जब सेना तख्ता पलट करती है तो वो फिर किसी को नहीं समझती है अपने आगे, चाहे आप कितने बड़े नेता क्यों ना हो। तो इसीलिए जब सेना तख्ता पलट कर दी, उससे समझ आया कि चुनाव में कुछ गड़बड़ी हुआ है, तो उन्होंने कहा चलो आप लोग निकलिए। तब क्या किया उन्होंने, जितने भी महत्वपूर्ण नेता थे, यहाँ तक कि आंग सान सू की, आप लोगों ने उनका नाम बहुत बार सुना होगा, उनको भी अरेस्ट करके जेल में डाल दिया। लेकिन मानवाधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की हस्तक्षेप हुई कि आप इन लोगों को जेल से जल्दी निकालिए, तो फिर उन्हें जेल से निकाला गया। ओके, ये बहुत अंदर की कहानी है कि क्या क्या हुई थी। आंग सान सू की जो ड्राइवर थे उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। उनसे पूछा गया राष्ट्रपति बनोगे, तो हाँ बना दो, तो चलो उनको राष्ट्रपति बना दिया गया। तो इसलिए ये सारी बातें सेना को पता चली, तो उसने तुरंत तख्ता पलट कर दिया और इमरजेंसी घोषित कर दी। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये कहानी कहाँ की है? म्यांमार की है। और म्यांमार कहाँ है? अरे साउथ ईस्ट एशिया का देश है। ओके, आसियान ग्रुप का मेंबर भी है। तो इतनी सारी बातें तो आपको पता ही होगी। चलिए अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला करते हुए इस साल किस ट्रॉफी को नहीं कराने का फैसला किया है? जी हाँ दोस्तों, इंडिया में 87 साल के इतिहास में पहली बार रणजी ट्रॉफी का आयोजन इस वर्ष नहीं किया जाएगा। ठीक है, किस ट्रॉफी का? रणजी ट्रॉफी का। ये ऐसा पहली बार हुआ है 87 सालों में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, रणजी ट्रॉफी इस बार नहीं होंगे। ओके, और हाँ, अभी हाल फिलहाल में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हुआ, तो मैंने ऊपर ही पहला क्वेश्चन की शुरुआत इसी से की थी कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के विनर कौन रहे हैं? तो तमिलनाडु रहे हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी महिला को कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया है? तो भव्या लाल को नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। भव्या लाल जो कि भारतीय अमेरिकी महिला हैं, इन्हें नासा द्वारा कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है और प्राउड वाली भी बात है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा और इस प्रश्न की कुछ और बातें आप लोग जान लीजिए कि भव्या जो है इससे पहले इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस एनालिसिस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इंस्टीट्यूट में रिसर्च स्टाफ के रूप में भी काम कर चुकी है। मतलब कि इनको इनकी एक्सपीरियंस और इनकी टैलेंट के बदौलत वर्क मिला है। ओके, तो ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस अगले प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे और जल्दी से रिवाइज कर लेंगे ताकि हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं छूटे। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में कौन सीबीआई के अंतरिम प्रमुख पदभार संभाला है? तो प्रवीण सिन्हा ने अभी सीबीआई के अंतरिम प्रमुख का पदभार संभाला है। इनके पहले कौन थे? आर.के. शुक्ला थे, लेकिन अभी कौन है? तो अभी प्रवीण सिन्हा जी हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, ज़्यादा कुछ और नहीं इसके बारे में। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को पढ़िए कि हाल ही में किस देश ने परमाणु क्षमता से लैस सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण किया? तो सिंपल सा प्रश्न है कि गजनबी एक मिसाइल है जो सरफेस टू सरफेस मार करती है। ये किस देश ने परीक्षण किया है इसका? तो ये पाकिस्तान ने किया है। और साथ ही साथ एक और मिसाइल आप लोग ध्यान रखिएगा, गजनबी के साथ साथ बाबर का भी इसने सफल परीक्षण किया है। ओके, तो गजनबी, बाबर, ये सारे जो मिसाइल है ये किसने सफल प्रक्षेपित किया है? तो पाकिस्तान। ओके, आप लोग ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान का न्यूज़ है, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें के बारे में। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि असम के पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन किस जिले में हुआ है? तो असम के माजुली जिले में पहले हेलीपोर्ट का उद्घाटन हुआ है। हेलीपोर्ट मतलब जहाँ पर छोटे छोटे, हेलीपोर्ट मतलब हेलीकॉप्टर लैंड कर सके आसानी से। ओके, तो ये होता है हेलीपोर्ट। देखिए इसमें क्या है कि 3 हेलीकॉप्टर को एक साथ लैंडिंग की सुविधा है। और असम के सीएम जो सर्बानंद सोनोवाल जी हैं, उनके अनुसार इस हेलीपोर्ट को बनाने का उद्देश्य माजुली में पर्यटन को बढ़ावा देना है। ओके, और माजुली के बारे में तो आपको पता ही होगा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। ठीक है, और ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं, हम लोग डायरेक्टली अगले प्रश्न की ओर मूव करेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कि कौन सा राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र कोरोना फ्री होने वाला पहला क्षेत्र बन गया है? तो अंडमान निकोबार जो है कोरोना फ्री होने वाला पहला क्षेत्र बन गया है। ओके, इसमें जो भी 3-4 केस और बचे हुए थे वो सब रिकवर हो गए और पहली बार इंडिया में कोई यूनिवर्सिटी पूरी तरह से कोरोना फ्री हो गया। तो कौन? अंडमान निकोबार। हाँ, एक और न्यूज आई थी कि उत्तर प्रदेश का कोई जिला था जो कोरोना मुक्त होने वाला भारत का पहला जिला बना। तो आप लोग उस जिले का नाम कमेंट करके दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है कि आप लोगों से मुझे सारे कमेंट अवश्य मिलेंगे।
ओके, तो और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। अभी अंडमान निकोबार के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो एडमिरल DK जोशी, और इसकी राजधानी तो आपको पता ही होगा कि पोर्ट ब्लेयर में है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य ई कैबिनेट आवेदन को लागू करके कैबिनेट के सारे कार्यों को कागज रहित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कहने का मतलब है वो ऐसा कौन सा राज्य है जो कि अपने कैबिनेट के सारे कार्यों को डिजिटल कर दिया है? तो ये हिमाचल प्रदेश। किसने किया है? हिमाचल प्रदेश। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश जो है अपने पूरे कैबिनेट को ई कैबिनेट कर दिया है, मतलब डिजिटल कर दिया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं और इसके बारे में। अगले प्रश्न की ओर हम लोग मूव करेंगे कि केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने किस वर्ष तक भारत को विश्व में पहली प्रदूषण रहित रेलवे बनाने की घोषणा की है? तो उन्होंने घोषणा की है कि 2030 तक जो हमारा रेलवे है, भारतीय रेल है, ये प्रदूषण फ्री हो जाएगा, मतलब सभी जगह इलेक्ट्रिक हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक से तो प्रदूषण नहीं निकलता है, तो प्रदूषण फ्री हो जाएगा। ओके, कब तक? 2030 तक। किसने? रेल मंत्री। और रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। तो इतनी सारी बातों को आप लोग बस एक बार देखते चलिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगी सारी बातें। ओके, बस आप लोग इसे आसानी से देखते चलिए ध्यान देकर। अगला प्रश्न है, ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार इनोवेशन इंडेक्स 2021 की लिस्ट में भारत निम्न में से कौन से स्थान पर है? तो भारत जो है इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 50वें स्थान पर है। यह जो रिपोर्ट है कौन जारी करता है? ब्लूमबर्ग। ओके, पिछले साल क्या था? पिछले साल वो किस स्थान पर था? तो पिछले साल 54वें स्थान पर था। ओके, तो इस वर्ष थोड़ा सा क्या हुआ है? इम्प्रूव हुआ है। ठीक, अगला प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न को आप ट्रिपल स्टार लगा सकते हैं। ओके, प्रश्न है कि नाइजीरियाई अर्थशास्त्री नगोजी ओकोंजो-इवेला को किस संस्था के अगले महानिदेशक के रूप में चुना गया है? तो विश्व व्यापार संगठन, जिसका मुख्यालय जेनेवा में है, और ऐसा पहली बार हुआ है कि विश्व व्यापार संगठन की प्रमुख कोई महिला बनी है। तो कौन बनी है? महिला का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, नगोजी ओकोंजो-इवेला। किस देश की है? नाइजीरिया की है। इसके पहले कौन थे? तो इसके पहले रॉबर्ट एजेवेडो थे, जिन्होंने अगस्त 2020 में इस्तीफा दे दिया था कोरोना के बीच में कि मुझे नहीं संभालना। तो अभी कौन बनी है पहली बार? नगोजी ओकोंजो-इवेला नाइजीरिया की है, पहली महिला है WTO में एज अ हेड काम करने वाली। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा नाम, और WTO के बारे में आपको सारी बातें पता होगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। किस राज्य की महिला वन अधिकारी सस्मिता लेंका को संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ओडिशा की है। कौन? सस्मिता लेंका जी, और इन्हें संयुक्त राष्ट्र के एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनके बारे में प्रश्न में वीकली में भी बता चुका हूं, और चूंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है इसलिए आपको मंथली में भी पढ़ना पड़ रहा है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत सारी बातें इसके बारे में मैंने उस समय भी किया था, तो आपको याद ही होगी वो सारी बातें। हम डायरेक्टली अगले प्रश्न की ओर मूव कर लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ICC ने किस भारतीय कंपनी को 3 वर्षों के लिए ग्लोबल पार्टनर के रूप में नियोजित किया है? तो वाइजू को। देखिए, हमारी देसी कंपनियां से बहुत सारे लोग क्यों काम करवाना चाहती है? क्योंकि सस्ते में हो जाता है। जैसे आप लोग देख रहे होंगे कि इसरो अभी सैटेलाइट भेजता है, हर एक महीने सैटेलाइट भेज देता है 1-2। उसमें क्या करता है? वो सब कॉमर्शियल सैटेलाइट भेजता है, दूसरे देशों का, रूस का भेज रहा है, अर्मेनिया का भेज रहा है, मतलब सभी देशों का सैटेलाइट भेज रहा है। तो लोग इधर ही क्यों आते? इसरो की तरफ, नासा की तरफ भी तो जा सकते हैं। तो इसका एक ही कारण है कि हम लोग सस्ते में सारे काम करते हैं। ओके, तो इसलिए इजली हो जाता है सबके लिए, और उन्हें अच्छा भी लगता है, सुविधा भी होता है, और हम लोग फुल प्रूफ गारंटी भी देते हैं कि काम होगा ही। तो इसीलिए इसी कड़ी में एक प्रश्न और आपके लिए था कि ICC ने 3 वर्षों के लिए वाइजू को अपने पार्टनर के रूप में नियुक्त किया है, सस्ता में मिल गया है। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं, फिर खेल से संबंधित, कि हाल ही में पहले ICC प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यह जो था प्लेयर ऑफ द मंथ का इनॉग्रल अवार्ड था, मतलब पहली बार प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसी को दिया गया, और वो किसको मिला? एक भारतीय को, ऋषभ पंत को। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में बहुत अच्छी पारी खेली थी, इसलिए इनको दिया गया। और फरवरी के लिए नॉमिनेट किया गया है R अश्विन को। और अभी क्रिकेट की एक तहलका वाला खबर आपको पता होगा कि युवराज सिंह हर्षल गिब्स के बाद T20 में 6 गेंद पर 6 छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। कौन? किरण पोलार्ड। अभी आज ही मैच हुआ और उसमें 6 छक्के लगाए। माफ़ कीजिएगा, हर्षल गिब्स T20 में नहीं लगाए थे, 6 बॉल पर 6 छक्के, लेकिन वो भी लगा चुके हैं इंटरनेशनल गेम्स में। ओके, तो अब ये युवराज सिंह को कंपनी दे रहे हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें को आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि भारत का पहला भूतापीय विद्युत परियोजना तेल और प्राकृतिक गैस निगम, मतलब ONGC द्वारा किस क्षेत्र में लगाया जाएगा? तो भारत का पहला जियोथर्मल पावर प्रोजेक्ट, कौन? भूतापीय विद्युत परियोजना लद्दाख में लगाया जाएगा। कहाँ लगाया जाएगा? लद्दाख में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और यह किस कंपनी के थ्रू? तो ONGC के थ्रू।
ओके। और ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं, ओएनजीसी के हेड के बारे में जानिए कि इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, तो शशि शंकर हैं। ओके। और लेफ्टिनेंट गवर्नर अभी लद्दाख के कौन है, ये तो उसी समय से कंटिन्यू है, राधा कृष्ण माथुर। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया है। प्रश्न को आप लोग समझिएगा, यह तीसरी बार सम्मानित किया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यह जो एलन बॉर्डर मेडल है ये किस चीज़ का मेडल है, ये किस लिए दिया जाता है, तो ये क्रिकेट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए दिया जाता है ऑस्ट्रेलिया में। और यदि बात करें कि महिलाओं को सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो उसका नाम है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। ओके, एक है एलन बॉर्डर मेडल और एक है बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। तो अब चलिए थोड़ा सा प्रश्न है तो उसको भी एक बार देख ही लेते हैं कि किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को तीसरी बार एलन बॉर्डर मेडल से सम्मानित किया गया, तो नन अदर देन स्टीव स्मिथ। हक है इनका, चाहिए भी। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि पुरुषों के लिए एलन बॉर्डर मेडल और महिलाओं के लिए बेलिंडा क्लार्क अवार्ड। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे। सहतूत डैम के निर्माण के लिए भारत और किस देश के बीच में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। यह भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सहतूत डैम जो है ये भारत और किस देश के सहयोग से बन रहा है और कहाँ बन रहा है, तो अफगानिस्तान के सहयोग से अफगानिस्तान में ही बनेगा। कौन सा डैम, सहतूत डैम। ओके, मतलब भारत के सहयोग से अफगानिस्तान में बनेगा सहतूत डैम। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। थोड़ा सा बात जानिए कि सहतूत डैम जो है काबुल आदि की सहायक नदी मैदान पर बनाया जाना है और यह काबुल शहर के 2 मिलियन निवासियों को पेयजल प्रदान करेगा। तो हम अपने पड़ोसियों की हमेशा हेल्प करते रहते हैं ताकि समय आने पर वो भी हमारी छोटी छोटी हेल्प कर सके। ओके, और ऐसे नहीं भी करें तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग हेल्प करते रहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में किस स्टार एथलीट को असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने डीएसपी नियुक्त करने का फैसला किया है। ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताता हूँ कि दूती चंद के नाम है, मतलब दूती चंद को डीएसपी बनाया गया है। ओके, तो दूती चंद को किस नाम से जाना जाता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो दूती चंद को ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्यों, कारण होगा कुछ, क्योंकि ये असम की ढींग गांव की रहने वाली है, तो ढींग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। सिंपल सी बात है। ओके, तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा। अच्छा, इनका नाम इतना पॉपुलर क्यों हुआ था, 2019 में यूनिवर्सिटी गेम्स हुआ था तो उसमें 5 स्वर्ण पदक जीती थी। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये नाम है, हिमा दास और ढींग एक्सप्रेस। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय महिला वैज्ञानिक दिवस मनाया जाता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप लोग एक बार देख लीजिए। ओके, सबसे पहली बार इसे 2016 में मनाया गया था, और ज़्यादा कुछ नहीं। लेकिन अगला प्रश्न जो है आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि रॉबर्ट इरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2020 का पुरस्कार जीता है। उनकी तस्वीर का शीर्षक क्या था, तो उनकी तस्वीर का शीर्षक था बुश फायर। ओके, किसने, रॉबर्ट इरविन ने अपने जो फोटो बनाया, इस फोटो के लिए उन्हें अवार्ड मिला वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, और उस फोटो का उन्होंने शीर्षक क्या दिया, टाइटल क्या दिया, बुश फायर। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है वनडे एग्जाम्स के लिए, छोटे एग्जाम्स के लिए, कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नामित किया है। तो अभी गुलाम नबी साहब आज़ाद हो गए राज्यसभा से। ओके, तो अब उनके जगह पर किन्हीं को राज्यसभा में विपक्ष का नेता तो बनाया जाना ही है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को नॉमिनेट किया गया है राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में। ओके, तो गुलाम नबी साहब अब जो है राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो गए हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। हाँ, अब जब राज्यसभा की बात हो रही तो लोकसभा की बातें भी होनी चाहिए कि लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन है, तो अधीर रंजन चौधरी। ओके, लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी और अब राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे। और यदि आपको ये सारी बातें समझ आ गई होगी तो आशा तो कर सकता हूँ कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दोगे। तो एज यू लाइक, कोई दिक्कत नहीं। अगले प्रश्न को देख लेते हैं कि कर्नाटक का 31वां जिला निम्न में से कौन बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिकेम द 31st डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक। तो हाल ही में विजयनगर जो है कर्नाटक का 31वां जिला बना है। ओके, कौन, विजयनगर। आप लोग ध्यान रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य पर रखा गया इसका नाम। और विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे, जिसके बारे में बाबर अपने बुक में लिखा था, पता है ना आपको, कृष्णदेव राय। वाह। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है। रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द हेड ऑफ ISA। तो अभी हाल फिलहाल में अजय माथुर को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के प्रमुख के रूप में चुना गया है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ है, मैंने आपको बहुत बार बताया है। आप लोग कमेंट करके जवाब दो, देखता हूँ कि आप में से कितने लोगों को याद है।
तो प्लीज़ आप लोग जवाब जरूर दीजिए। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी इटली काफ़ी न्यूज में रहता है। तो प्रश्न है, हाल ही में इटली के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? सॉरी, महिला नहीं है, कौन चुने गए हैं? तो अभी मैरियो ड्रैगी इटली के प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। इटली हमेशा न्यूज में रहता है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि इटली के प्रधानमंत्री के रूप में कौन चुने गए हैं? तो मैरियो ड्रैगी। ओके, अब अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है? तो आपको पता होगा कि प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। क्यों? सरोजनी नायडू के बर्थडे पर। ओके, तो और ज़्यादा कुछ नहीं इसके बारे में। हाँ, ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि हाल ही में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का प्रमुख त्यौहार राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस वर्ष इसका आयोजन वेस्ट बंगाल में किया जा रहा है। ओके, राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव 2021 कहाँ? वेस्ट बंगाल में। और यह जो इसका 11वां संस्करण है। ओके, तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय संस्कृत महोत्सव है इसका आयोजन इस वर्ष कहाँ किया गया? तो वेस्ट बंगाल में। चलिए अगले प्रश्न को आप लोग देखते चलिए। एक पुस्तक है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज, और पूछ रहा है कि इसके लेखक कौन है? हु रोट द बुक द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज? तो मेघना पंत द्वारा एक पुस्तक है जिसका नाम है द टेरिबल हॉरिबल वेरी बैड गुड न्यूज। तो बस एक दो बार पढ़ लिए तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा क्योंकि अटपटा सा बुक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि उनमें से किस देश की T20 क्रिकेट में 100 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो पाकिस्तान की टीम T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है। ओके, किस दिन? 14 फरवरी के दिन उन्होंने ये रिकॉर्ड किया था। अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग 50% क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। ओके, चलिए अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि सेना को समर्पित स्वदेशी रूप से निर्मित अर्जुन MK-1A टैंक का निर्माण किसने किया है? जितने भी महत्वपूर्ण टैंक्स हैं, ओके, तो लगभग कौन बनाता है? DRDO, या फिर कभी कभी HAL बना लेता है। ओके, लेकिन अधिकतम टाइम, मैक्सिमम टाइम DRDO ही बनाता है। तो टैंक का नाम है अर्जुन MK-1A और इसके निर्माणकर्ता कौन है? DRDO। ओके, चलिए यह प्रश्न भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये बिहार पुलिस के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो बिहार के बच्चों के लिए आप लोग ध्यान दीजिएगा प्रश्न को कि भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया जाएगा? वेयर विल इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बी बिल्ट? तो बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। तो बिहार की राजधानी पटना में भारत का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया जाएगा। कन्फ्यूज नहीं करना है आप लोगों को भागलपुर के साथ। भागलपुर में क्या है? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है। ओके, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, ठीक है। अब IPL की सीज़न आ रही है, बहुत सारी टीम अब प्रैक्टिस करना भी धीरे धीरे शुरू करेगी। तो IPL के बारे में जानिए कि IPL टीम किंग्स 11 पंजाब की फ्रेंचाइजी ने हाल ही में टीम का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो IPL टीम किंग्स 11 पंजाब ने सोचा कि चलो अब अपना नाम बदल कर देखते हैं, शायद हमारा लक चेंज हो जाए। तो उसने अपना नाम पंजाब किंग्स के नाम से सेव कर लिया है। ओके, रीनेम कर लिया है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि IPL का जो इस बार 14वां एडिशन होगा उसमें किंग्स 11 पंजाब की जगह पर आपको पंजाब किंग्स खेलती हुई दिखाई देगी। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि मुस्कान किस राज्य में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है? तो मुस्कान हिमाचल प्रदेश में सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है। और जिला परिषद से आपको उस मेयर का नाम भी याद होगा जो सबसे कम उम्र की मेयर बनी है इंडिया में, आर्या राजेंद्रन। वाह, तिरुवनंतपुरम की है। आप लोग को बहुत सारी बातें याद है, तो प्लीज़ आप लोग एक बार मुस्कान का नाम भी याद रखिएगा। ये सबसे कम उम्र की जिला परिषद अध्यक्ष बनी है जो कि हिमाचल प्रदेश की है। ओके, प्रश्न है कि भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में निम्न में से किसे हॉल ऑफ फेम का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो प्रसिद्ध एकता कपूर को भारतीय टेलीविजन एकेडमी के 20वें पुरस्कारों में हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एकता कपूर का नाम आप लोगों ने काफ़ी सुना होगा, खासकर वैसी लड़कियां जो सीरियल में इंटरेस्टेड होगी उन्हें तो एकता कपूर का नाम काफ़ी अच्छे से पता होगा। ओके, तो और साथ ही साथ ये सभी जगह छाई हुई है, चाहे वो फिर मूवी डायरेक्ट करने में हो या फिर OTT पर अपना कंटेंट देने में हो। और बाकी सीरियल की तो ये महारानी है, ये साम्राज्ञी, सॉरी। ओके, और इन्हें 2020 में पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपना एक अल्ट बालाजी भी लॉन्च किया है। तो ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे कि किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच CM ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो YS जगनमोहन रेड्डी, इन्हें स्कॉच CM ऑफ द अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। और ये जो स्कॉच अवार्ड है इसकी स्थापना 2003 में हुई थी। ये एक स्वतंत्र संगठन है
और इसके द्वारा प्रस्तुत देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। और लेकिन केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न है। ओके, उसके बाद पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आता है। ठीक है, अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो फाफ डु प्लेसिस ने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। लेकिन प्रश्न आपसे इस प्रकार से नहीं पूछेगा, प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि फाफ डु प्लेसिस ने अभी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, वो किस देश के हैं? तो वो साउथ अफ्रीका के हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न को देखेंगे कि भारतीय नौसेना द्वारा मार्च 2021 में अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को किस नाम से कमीशन करेगी? तो INS करंज। देखिए, स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी जो है यह फ्रांस बनाता है। इसके बारे में आप लोग आज अच्छे से समझ लीजिए, कौन बनाता है? फ्रांस। और इसमें जो 6 पनडुब्बी शामिल है। पहले जितने भी पनडुब्बी है उस जब बनता है तो उसका जलावतरण किया जाता है, उसके कुछ महीने बाद उसको फिर भारतीय नौसेना में शामिल किया जाता है। ओके, तो सबसे पहली पनडुब्बी श्रेणी की कौन सी थी? कलवरी थी। ओके, दूसरी कौन सी थी? खंडेरी। तीसरी करंज, जिसके बारे में आप लोगों ने अभी पढ़ा। चौथी बेला, पांचवी बागीर और छठी बागसीर। तो छठी अभी बन रही है। ओके, तो आप लोग एक बार फिर से इन 6 पनडुब्बियों का नाम ध्यान रखिए। पहला कलवरी, दूसरा खंडेरी, तीसरा करंज, चौथा बेला, पांचवा बागीर और छठा बागसीर। ओके, अगला प्रश्न है कि IPL इतिहास में सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? सिर्फ विदेशी ही नहीं, ओवरऑल सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं क्रिस मॉरिस। ओके, इन्हें राजस्थान की टीम द्वारा खरीदा गया। इसके पहले ये रिकॉर्ड युवराज सिंह के पास था, जिन्होंने 16 करोड़ के आसपास उनकी बोली लगी थी, और ये 17 करोड़ भी पार कर गए, 17.25 करोड़ में बिके हैं। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, IPL इतिहास के सबसे ज़्यादा महंगे बिकने वाले विदेशी खिलाड़ी हैं। और इसके पहले ये रिकॉर्ड, विदेशी में ये रिकॉर्ड किनके पास था? आप लोगों को पता होगा, पैट कमिंस के बाद जो पिछले वर्ष KKR की तरफ से खेले थे वो 15 करोड़ में बिके थे, लेकिन अब क्रिस मॉरिस के पास ये रिकॉर्ड है। ओके, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे हम लोग कि विश्व सामाजिक न्याय दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? व्हेन इज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो प्रत्येक वर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया जाता है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये प्रश्न आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़िए। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन अवार्ड फाउंडेशन ने किस शहर को 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में चुना गया? तो देखिए, हैदराबाद जो शहर है भारत का, इसे खाद्य और कृषि संगठन अवार्ड फाउंडेशन द्वारा 2020 का ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में चुना गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण ये अवार्ड है, और आपके लिए भी ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम्स के लिए भी। ओके, देखिए इसके बारे में कुछ और बातें। इसे शहरी वनों को उगाने और बनाए रखने में अपनी प्रतिबद्धता के लिए चुना गया। ओके, और यह खिताब अर्जित करने वाला यह भारत का एकमात्र शहर है। तो भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? हैदराबाद। तो ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में इनमें से किस भारतीय शहर को चुना गया? तो हैदराबाद। ठीक है, अब अगले प्रश्न को आप लोग देख लीजिए, ज़्यादा कुछ और नहीं इसके बारे में। हाँ, यह प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि टोक्यो 2020 ओलंपिक संचालन समिति का अध्यक्ष निम्न में से किसे चुन लिया गया? क्योंकि 2020 में कोरोना के कारण टोक्यो में ओलंपिक हो नहीं पाया और इस वर्ष के लिए पोस्टपोन कर दिया है, तो इस वर्ष 23 जुलाई से शायद ये शुरू होगा टोक्यो ओलंपिक। ओके, तो इसके संचालन समिति के अध्यक्ष के रूप में किन्हें चुना गया है? शिको हाशिमोतो को। किन्हें? शिको हाशिमोतो को। ओके, जापान के ये ओलंपिक मंत्री भी हैं, तो इसलिए इनके लिए ये आसान भी रहेगा। ठीक है, तो बस इतनी सारी बातें। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेंगे कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस। ओके, और आप बताइए सितंबर के महीने में भी कोई हिंदी से संबंधित दिवस मनाया जाता है? तो आप लोग कमेंट करके अब वो बताओगे कि सितंबर के महीने में हिंदी से संबंधित कौन सा दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिए। हाँ, इस वर्ष का थीम आप लोग जानते चलिए कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 की थीम क्या थी? तो शिक्षा और समाज में समावेश के लिए बहुभाषावाद को बढ़ावा देना। ओके, और इसके साथ साथ और कुछ हुए फरवरी के महीने में, क्या हुए? ओलंपिक गेम्स नहीं, ओलंपिक तो जुलाई में होना है, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन हुआ। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया ओपन से संबंधित प्रश्न आप लोग जानते चलिए कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2021 की वुमेन्स सिंगल की विजेता कौन बनी है? तो नाओमी ओसाका सेकेंड, इनका दूसरा
ऑस्ट्रेलिया ओपन टाइटल है। ये दूसरी बार ऑस्ट्रेलिया ओपन की विजेता बनी है सिंगल्स में। आपको मैंने पहले कई बार बताया है, फिर से बता रहा हूँ कि प्लीज़ आप लोग विनर से ज़्यादा रनर अप पर कंसंट्रेट कीजिएगा। तो विनर तो नाओमी ओसाका जी है, लेकिन रनर अप कौन है? जेनिफर ब्रैडी। और इसी तरह से मेंस सिंगल में, पुरुषों के सिंगल्स में विजेता कौन है? नोवाक जोकोविच। इनका ये ओवरऑल 18वां ग्रैंड स्लैम टाइटल है और 9वां सिर्फ इनका ऑस्ट्रेलिया ओपन का टाइटल है। ओके, तो नोवाक जोकोविच साहब मेंस सिंगल्स के विजेता बने हैं 9वीं बार, लेकिन उप विजेता कौन है? तो डेनियल मेदवेदेव। तो प्लीज़ आप लोग उप विजेता पर ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि अब इस तरह से प्रश्न पूछे जाने लगे हैं और साथ में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई रनर अप और विनर दोनों का नाम बताओ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जिस तरह से इलाहाबाद का नाम चेंज होकर प्रयागराज हुआ, क्योंकि पहले उसको प्रयागराज के नाम से ही जानते थे, तो इनका भी कहना है कि होशंगाबाद को पहले हम लोग नर्मदापुरम के नाम से जानते थे, तो इसलिए उसका नाम नर्मदापुरम ही करेंगे। ओके, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुसार होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किया जाएगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। तो पर्यावरण मंत्री अभी कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी। और इनके द्वारा लक्षद्वीप में अभी अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन किया गया है। ओके, तो बस ये छोटी सी बात है, आप लोग ध्यान रखिएगा, ज़्यादा कुछ मैं नहीं इसके बारे में बताऊंगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया। तो यूपी के द्वारा। किसके द्वारा? यूपी के द्वारा पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया, उत्तर प्रदेश। अब देखिए, ये बातें होती ही है ना कि बड़ा भाई जो करेगा छोटा भाई भी पीछे पीछे चलेगा। तो चूंकि सेंटर ही पेपरलेस बजट लाई है, तो अब स्टेट्स भी पेपरलेस बजट ही लाएंगे। तो यूपी लाई, उसके बाद राजस्थान लाया, उसके बाद और सारे राज्य भी सोच रहे हैं कि हम लोग पेपरलेस बजट ही लाए। ओके, चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, लेकिन ये फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि उत्तर प्रदेश पेपरलेस बजट पेश करने वाला पहला राज्य होगा। ओके, और हाँ, एक प्रश्न है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी कि अटलांटिक महासागर पार करने वाले सबसे युवा एकल महिला कौन बनी है। तो अटलांटिक महासागर पार करने वाली सबसे युवा, वो भी सिंगल, एकल महिला, मतलब अकेले, कौन पार की है? जैस्मिन हैरिसन। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर के नाम से भी जानते हैं। ओके, शायद एस शेप का महासागर इसी को जानते हैं, अटलांटिक महासागर को ही। हाँ, एस शेप के महासागर के नाम से भी इसको जानते हैं। तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा, नाम इनका क्या है? जैस्मिन हैरिसन। कितने दिन में? 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट के बाद। 70 दिन 3 घंटे और 48 मिनट के बाद। ओके, तो आप लोग इतनी सारी बातों को ध्यान रखिएगा। और अगले प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी की जाएगी। दूसरे मतलब फर्स्ट एडिशन जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की फर्स्ट एडिशन की मेजबानी ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में की गई थी, और इस बार दूसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कहाँ की जाएगी? कर्नाटक में। तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी घोषणा किसने की? तो हमारे खेल मंत्री किरण रिजिजू ने। तो आप लोग के लिए सिंपल सा प्रश्न ये भी पूछ ही सकता है कि खेल मंत्री अभी कौन है। तो बस बहुत सारे लोग बड़े बड़े क्वेश्चंस के फेरा में छोटे प्रश्न को छोड़ देते हैं, तो प्लीज़ आप लोग छोटे प्रश्न को भी अपने दिमाग में बैठा कर रखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस खाड़ी देश ने महिलाओं के लिए सेना में भर्ती का रास्ता खोल दिया है। मतलब कि अब सशस्त्र सेना में महिलाएं भी शामिल हो सकती है। तो ये सऊदी अरब ने किया है। किसने किया है? सऊदी अरब ने। और बाकी सऊदी अरब के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे कि विश्व का सबसे बड़ा पठार यदि पूछा जाता है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप यदि आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग अरब प्रायद्वीप का नाम लेते हो, तो ये वही सऊदी अरब है। ओके, तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा कि अब सऊदी अरब में महिलाएं भी सेना में भर्ती हो सकती है। ओके, अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं कि हाल ही में किस कंपनी ने 100वीं होवित्जर तोप सेना को प्रदान करके अपना करार पूरा कर लिया है। तो L&T कंपनी ने होवित्जर तोप बनाने का करार किया था सेंट्रल से, केंद्र से। ओके, और उसने 100 तोप बनाने का वादा किया था। अब 100 तोप इन्होंने बना दिया है और अपना वादा को कंप्लीट कर लिया है। ओके, 2017 में ये वादा हुई थी। L&T के बारे में आप लोग जानिए, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसके CEO भी कौन है? SN सुब्रमण्यम जी हैं। ठीक है, और अभी L&T के चेयरमैन कौन है? तो अनिल मणिभाई नायक। ठीक है, तो इतनी सारी बातें को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देख लेंगे कि हाल ही में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव की बायोग्राफी पर आधारित पुस्तक मैवेरिक मैसिया का लॉन्च किसने किया है। तो एक पुस्तक है जिसका नाम है मैवेरिक मैसिया, और इसके लॉन्चिंग किसने की है? वेंकैया नायडू ने। यह पुस्तक किस पर बेस्ड है? तो आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामाराव। ओके, और हाँ, एक और मैसिया से संबंधित बुक था कि आई एम नो मैसिया,
ये जो पुस्तक है सोनू सूद की जीवनी है। ठीक है, ये सारी बातों को आप लोग ध्यान रखते चलिएगा। यदि चीज़ें को रिलेट करके आप लोग पढ़िएगा तो आपको आसानी से याद हो सकता है, लेकिन यदि आप लोग रट्टा मारने बैठिएगा तो आप लोग भूल जाइएगा। ये होता है, भूलना आदमी की प्रवृत्ति है, लेकिन यदि आप लोग रिलेट करके समझ कर पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ज़्यादा समय तक रहेगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2021 के सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है। तो अभी हाल फिलहाल दादा साहब फाल्के पुरस्कार के इंटरनेशनल अवार्ड्स की घोषणा हुई, जिसमें बेस्ट एक्टर का पुरस्कार अक्षय कुमार को दिया गया लक्ष्मी बॉम्ब के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसको दिया गया, ये आपको कमेंट करके बताना है। चलिए आप लोग बता दीजिए कमेंट करके। ठीक है, फिर सुशांत सिंह राजपूत को भी अवार्ड दिया गया, फिर आश्रम के लिए बॉबी देओल को भी अवार्ड दिया गया। तो बस ये सारी बातें हुई, तो बस आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसकी पूरी सूची हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर भी दी गई थी, तो यदि आप लोग उस चैनल पर नहीं जुड़ पाए हैं तो नीचे ऑफिशियल लिंक दिया हुआ है। लिंक तो ऑफिशियल ही होता है ना, चलिए नीचे लिंक दिया हुआ है, आप लोग लिंक से ज्वाइन कर लीजिए चैनल को और ग्रुप को। ओके, अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। तो अभी बांग्लादेश ने गिद्ध के लिए विषैली दवाओं पर प्रतिबंध लगाया है, और उस दवा का नाम क्या था, कीटोप्रोफेन। और ये जो दवा है जानवरों के उपचार के लिए यूज किया जाता था, लेकिन यह गिद्ध के लिए विषैली है। और वैसे भी गिद्ध जो है अभी रेड डाटा बुक में शामिल है, आपको आसानी से अब दिखते नहीं हैं। 10 साल पहले आपको आसानी से दिख भी जाते थे। तो बस बांग्लादेश बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। अब देखिए कितने समय तक ये चलता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो विजय संपला जी को NCSC नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यह भी प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में राष्ट्रपति शासन लगाने को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो पुडुचेरी में। चूँकि पुडुचेरी में अभी बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच गया है, तो कोई भी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाया, तो इसलिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वहाँ पर भी राष्ट्रपति शासन लगा दिया है। और राष्ट्रपति शासन जो है किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो 352। ओके, राष्ट्रपति शासन 352, आपात 360 और वित्तीय आपात 356 और वित्तीय आपात 360। ओके, तो ये तीनों आर्टिकल को भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वित्तीय आपात अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। ओके, आपातकाल 3 बार लग चुके हैं और राष्ट्रपति शासन बहुत बार लग चुके हैं। सबसे ज़्यादा पंजाब में ही लगा है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम का उद्घाटन किसने किया है। तो रामनाथ कोविंद और साथ में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया, और इसका नामकरण क्या किया गया, नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ओके, और यह जो है विश्व में सबसे बड़ा अभी तक क्रिकेट स्टेडियम है क्षमता के लिहाज से। ओके, 1,10,000 से ज़्यादा लोग इसमें बैठ सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें यह प्रश्न भी आपसे पूछ सकता है कि मोटेरा स्टेडियम में सबसे पहला मैच, इसको मोटेरा स्टेडियम के नाम से भी पहले जानते थे। ओके, तो मोटेरा स्टेडियम या नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सबसे पहला मैच किसके बीच हुआ, तो इंडिया और किसके बीच, इंग्लैंड के बीच। ओके, और ये इसमें इंडिया ही विजयी हुआ। ये पिंक बॉल टेस्ट था, डे नाइट टेस्ट था। ओके, तो इतनी सारी बातों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे, किस राज्य सरकार ने प्लास्टिक कचरे से अपनी तरह की पहली सड़क का निर्माण किया है। तो भारत में पहली बार त्रिपुरा की सरकार ने प्लास्टिक कचरे से रोड का निर्माण किया है, सड़क का निर्माण किया है। ओके, तो देखिए बहुत ही बढ़िया इनिशिएटिव है, जितना ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सके। क्या है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कचरा का उपयोग करते हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट बना लेते हैं। और हाँ, डस्ट से मुझे याद आया, अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले ही न्यूज़ में भी पढ़ा होगा कि HP ने क्या किया कि समुद्र में पड़े प्लास्टिक्स, उसके बॉटल्स से लैपटॉप का निर्माण कर दिया है। ओके, तो दुनिया बहुत प्रगति पर है भाई साहब। तो बस आप लोग ध्यान देते रहिए कि आसपास क्या हो रही है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद की सलाहकार समिति के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं। बस एक बार नाम ध्यान रखिए, जय मल्होत्रा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में विंटर कार्निवाल का आयोजन हुआ। ये लद्दाख में आयोजन हुआ। ये अब काफ़ी पुराना प्रश्न हो गया, इसकी पूछे जाने की भी संभावना थोड़ी सी है। नो डाउट नहीं पूछा जाएगा, न के बराबर है। खैर इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेनिम ब्रांड ने हाल ही में किस अभिनेत्री को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और यदि नहीं भी पूछा जाएगा तो आप लोग भूलिएगा नहीं, इसके अभी कौन है, दीपिका पादुकोण जी। ठीक है, तो डेनिम ब्रांड ने ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है, दीपिका पादुकोण को। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते चलेंगे कि हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। तो जो कि अभी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं कौन, दुष्यंत चौटाला जी।
इन्हें टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। कितनी साल के लिए? 4 साल की अवधि के लिए। चलिए अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीवीआई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना है? तो अंजलि भारद्वाज को। एक इंडियन है, इन्हें जो बाइडेन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए चुना गया है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अब अगले प्रश्न को हम लोग देखेंगे कि बार बार अंतर्राष्ट्रीय दलीलों के बाद किस देश ने कोविड-19 पीड़ितों को दफनाने की अनुमति दे दी है? तो श्रीलंका ने। बहुत बार लोगों को टोका गया, इनको टोका गया कि प्लीज़ आप लोग जो कोविड-19 पीड़ित है, जो उनसे मर रहे हैं, उनको आप लोग दफनाइए, लेकिन इसने अनुमति नहीं दी थी। लेकिन अब बार बार बहुत सारे राष्ट्रों के टोके जाने के बाद इसने अनुमति दे दी है। ठीक है, किसने? श्रीलंका ने। और हाँ, श्रीलंका के ही बॉलर थे सिल्वा साहब, जो आज हैट्रिक भी लिए और 6 छक्के खा कर भी गए। चलिए कोई नहीं, होता है। अब हम लोग देखेंगे आज के अंतिम प्रश्न को कि प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको पता होगा प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को सीवी रमन के रामन इफेक्ट के खोज के लिए मनाया जाता है। ओके, और इस वर्ष का थीम क्या था? फ्यूचर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, इम्पैक्ट्स ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। ओके, तो आई होप कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर सकते हैं, इसे शेयर भी कर सकते हैं, और जो 2-3 प्रश्न पूछे गए यदि आप लोग कमेंट करके उससे जवाब दोगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ ये भी बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। ओके, अपना राय जरूर दीजिए। यदि अच्छा लगा है तो अच्छा तो लगा ही, यदि खराब लगा तो ये भी बताइए कि कहाँ कमी रह गई। ओके, जय हिंद, मिलता हूँ आपसे अगले दिन। शिवम साइनिंग ऑफ।